जैसे जैसे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 आगे बढ़ रहा है और वैसे वैसे जैसे जैसे मैचेस भी टीम के हो रहे हैं, यूएई अपनी जो जगह है वो बहुत स्ट्रांग करता हुआ जा रहा है। खास करके ओमान ने जो अपना पहला स्थान लगातार काफ़ी टाइम से काबिज किया हुआ है। मैचेस भी उनके बहुत सारे हो गए, लेकिन यूएई भी बहुत बहुत तेजी से अपने जो पॉइंट्स हैं वो आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में देखेंगे बाकी टीम्स के मैचेस जब होते हैं। आज की मैच की अगर बात करें, जी हाँ, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैच की राउंड 5-10 का पांचवा मैच था, जो कि सेकंड लास्ट आज मैच था यूएई वर्सेस नेपाल के बीच। इससे पहले यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में इसी राउंड में सामना हुआ, जहां पर 48 रन से यूएई को जीत मिली थी। वहां पर भी एक अच्छा अंतर था और आज उन्होंने उस अंतर को डबल कर दिया। जी हाँ, 99 रन की बहुत ही बड़ी जीत आज यूएई की टीम को मिली है। वो टीम जो 50 ओवर में सिर्फ 202 रन ही कर पाई। आज अगर टॉस की बात करें तो पहले टॉस जीता नेपाल ने और बैटिंग के लिए यूएई को कहा कि आप बैटिंग करिए। चलिए, यूएई ने आज पहले बैटिंग की और बैटिंग में आया, अगर मैं कहूँ, आज जाकर फाइनली कम से कम ओपनर्स की तरफ से वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई जो लगातार होती आ रही है। मिडिल ऑर्डर में बाद में चलेंगे, ओपनर्स की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही एक अलग चीज आज दिखाई मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी ने। वो क्या था जो हमें ओपोनेंट टीम में ओपनर्स की तरफ से नहीं दिखा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो एक बेस है, एक लेड, जो फाउंडेशन जिसे कहते हैं, फाउंडेशन को लेड करके दिया कहीं ना कहीं इन दोनों ने। आप देखिए 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर पहला विकेट मिला यहाँ पर नेपाल को। 57 रन उन्होंने तब तक जोड़ दिए और स्पेशलिटी क्या थी इन दोनों की कि आज इन्होंने चौथे पांचवें स्टंप पे छेड़ी नहीं बॉल। बिल्कुल बहुत अच्छी माइंडसेट था, वो कमाल का था। सोमपाल कामी लगातार चौथी और पांचवें स्टंप पे बॉल कर रहे थे। बेहतरीन डिलीवरी सोमपाल कामी की जा रही थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने टैकल किया कि उन्होंने किसी भी बॉल को एज नहीं दिया, छेड़ा नहीं। उन्होंने लगातार लीव्स की, मोहम्मद वसीम ने भी लीव किया, चिराग सूरी ने भी लीव किया और उसका कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉफिट मिला कि आप देखिए आज उनकी जो पार्टनरशिप है वो इतनी अच्छी चल पड़ी कि 15-16 ओवर 50 मार्क को टच किया और 15-16 ओवर तक भी खींच गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि उन्होंने लीव किए, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट। सोमपाल कामी की बॉल जा रही थी, डेफिनेटली आप अगर बल्ला लेके जाते तो एज तो आपका तय था, लेकिन बहुत ही शानदार बॉलिंग का उन्होंने बहुत ही पेशेंसफुल जवाब दिया। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि आज मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी को ओपनिंग स्टैंड मिला। पहला विकेट गिरा, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं यूएई की वही जो प्रॉब्लम है बैटिंग की वो खुल के आ गई। वृत्ति आबिद फिर फ्लॉप हुए, रिजवान भी इतने नहीं चले। क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है दोबारा से, क्योंकि एक दो बार की बात नहीं है, ये लगातार खराब बैटिंग यूएई की तरफ से हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ये कहना होगा कि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, गलतियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं ना काम हो रहा है। नहीं, जरूर, जी हाँ, ये तो रॉबिन सिंह सर को ध्यान देने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि वृत्ति आबिद 45 बॉल खेल गए, लेकिन 24 रन पे अच्छा खासा खेल रहे थे। उसके बाद वो बोल्ड हो गए। जी हाँ, वो बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत मैटर करने की है कि भाई ध्यान कहाँ है, गेम में बिल्कुल प्रॉपर ध्यान है। वृत्ति आबिद अभी लॉन्गर फॉर्मेट में अभी खुद को ढालने का अभी बहुत टाइम चाहिए। देखिए लग रहा है पता चल रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज। और रिजवान को आप कह सकते हैं कि इस वक्त टच में नहीं है, उस रंग में नहीं है। थोड़ा बहुत जो लॉन्ग एक पारी टीम के साथ जमा पाए, खेल पाए, बॉलों से नहीं रनों से। आपको रन्स चाहिए बोर्ड पे। ये चलिए नेपाल है सामने, इसलिए आपको लग रहा होगा हमने 200 बना लिए तो अच्छी बात है। ओमान के सामने आपका क्या हुआ, जब स्कॉटलैंड नाइजीरिया के सामने क्या हुआ। तो इस तरीके से स्कोर की जरूरत होगी, पर अभी जो जिस बैटिंग चल रही है अभी फिलहाल इस पर काम करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, इससे कुछ छुपा नहीं जा सकता। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज सिंपल सी कह सकते हैं कि रिजवान के बारे में कि रिजवान वो बैट्समैन इस वक्त बने हुए हैं जो किसी बैट्समैन का सपोर्ट कर सकते हैं साइड में थोड़ा बहुत 15-20 रन का और बॉल खेल के, लेकिन वो बैट्समैन नहीं बन सकते कि जिन पे यूएई कहे कि अरे अब चलिए रिजवान है, इनके दम पे तो हम जीत नहीं जाए। बिल्कुल, रिजवान के दम पे आप नहीं जीत सकते, किसी और के दम पे अगर किसी को सहारा चाहिए हो तो वो रिजवान दे सकते हैं। तो ये इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो डाउन ऑर्डर है उससे आपको आपके दम पे जीतने वाला प्लेयर बन के दिखाना होगा। उसके बाद अगर चले दोबारा से, इस टीम की बैकबोन बन के रह गए इस सीरीज में। लगातार यूएई के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शुरू से ही यूएई क्रिकेट टीम जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया, जब से ये टीम में आए हैं, लगातार यूएई के लिए अच्छा क्रिकेट खेला है इन्होंने। लेकिन इस सीरीज में तो ये बैकबोन बन गए टीम के लिए और सामने टीम के लिए कह सकते हैं कि सरदार। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बॉल फुटबॉल की तरह, जो कि मुहावरा है कि बॉल फुटबॉल की तरह दिखना, वो कहीं ना कहीं रोहन मुस्तफा
मुस्तफा को दिख रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काम कंपोज अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैट्समैन के लिए। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, वो 80-90 के स्ट्राइक रेट से आराम से रन बना रहे हैं। 82 के स्ट्राइक रेट से आज भी उन्होंने रन मारे, 60 ऑर्डर उन्होंने मारे, बेहतरीन। और पार्टनरशिप बासिर हमीद के साथ थोड़ी बहुत माफ कीजिएगा बासिर हमीद के साथ उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप करी, तब जाकर स्कोर थोड़ा आगे पहुंचा। लेकिन वन एंड ओनली मोहम्मद मुस्तफा की यही वजह से ये स्कोर पहुंचा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि उससे पहला वाला जो मैच था पीएनजी के खिलाफ, वहां पर उनको एक वो पहले बैटिंग कर रहे थे और उनको कम से कम अपने पूरे ओवर्स खेलकर टीम को कुछ स्कोर देना था, तो वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट की बजाय उन्होंने ओवर्स को खेलना पहले दे दिया, तो वहां पर उनकी इनिंग अलग थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्हें पता था कि मेरे बाद भी 5 विकेट है, वो भी बैट्समैन में भी है, मेरे बाद भी 5 विकेट है, कासिफ दाऊद आने वाले हैं इसमें, मेरे बाद भी 5 विकेट है, तो मैं बासिल हमीद भी आने वाले थे, मेरे बाद भी 5 विकेट है, तो मैं क्यों इतना स्लो खेलूं? तो उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को 80 से 90 के बीच में रखा और एक बेहतरीन स्कोर यहाँ पर करके दिया। और एंड में बॉल्स भी छोड़ी, ताकि उन बॉल्स पे अलीशन शराफू अच्छे से एंडिंग कर पाए, और उन्होंने एंडिंग किया। ये होता है तरीका कि आप स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके चले हमेशा, जिस डाउन पे आप आ रहे हैं, जिसे आप लगातार कहते रहते हैं। देखिए एज पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए एज अ बैट्समैन कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, ओडीआई में खासकर, आप टेस्ट खेल रहे हो तो अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है, लेवल ही है। लेकिन अगर आप ओडीआई खेल रहे हैं, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट है, तो स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 40-50 के स्ट्राइक रेट के साथ कोई बैट्समैन तो लगता ही नहीं है। बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना होगा। यही 40-50 के स्ट्राइक रेट से अगर आप जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने पहले पीएनजी के खिलाफ खेला, वहां समझ आता है। लेकिन अगर 5-6 विकेट बचे हैं, जी हाँ, जब 5-6 विकेट बचे हैं आपके पास, उसके बावजूद आप 40-50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो समझ में थोड़ा सा परे आता है। शुरू की 4-5 में खेलना अलग बात है, लगातार उसी स्ट्राइक रेट से खेलते रहना, जिसको चेंज ना करना, वो थोड़ा गलत है। ओवरऑल फील्डिंग ड्रॉप्स भी हुए हैं, कैचेस भी ड्रॉप हुई है, अलीशन शराफू की कैच ड्रॉप हुई है, जहूर खान की कैच ड्रॉप हुई है, उससे पहले भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, कुछ 1-2 सिंगल्स भी एक्स्ट्रास चले गए, लेकिन उसका भी फायदा वहां पर यूएई टीम को मिला। अलीशन शराफू ने भी कुछ अच्छे रन वहां पर इंक्लूड किए, जहूर खान ने भी कुछ वहां पर साथ दोबारा फिर से जहूर खान। देखिए, ये एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप एक टाइट मैच खेलते हैं तो उसके बाद आपको भी कुछ खेल मिलता है कि नहीं, मैं भी कुछ सिखाऊं, मैं कुछ रन मार सकता हूं। जहूर खान भी अच्छा करे, और ओवरऑल 202 रन यूएई ने टारगेट दिया नेपाल के लिए चेस करने के लिए, पूरे ओवर भी कंप्लीट किए, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। चलिए, जैसे कि हमने कहा, जो बैटिंग में जो प्रॉब्लम है यूएई की, वो डिजास्टर है, वो सही करने की जरूरत जरूर होगी। उसके अलावा रोहन मुस्तफा लगातार उनकी टीम के लिए काम कर रहे हैं। 203 रन चेस करने थे नेपाल को। उससे पहले नेपाल की बॉलिंग की बात कर लें, आज बॉलिंग इतनी खराब नहीं हुई है, इसमें कहना होगा। सोमपाल कामी ने बेहतरीन बॉलिंग कराई थी फर्स्ट लेवल में, वो तो मोहम्मद वसीम और चिराग शेख के साथ ने बहुत पेशेंस दिखाया कि अच्छा किया। नेपाल की बॉलिंग को आप आज कैसे देखते हैं? वाकई में नहीं, बहुत शानदार बॉलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप कहेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ, मुझे इस लाइन पे रखकर, इस लेंथ पे रखकर मुझे विकेट मिलेगा, वो वाली बॉलिंग मिली है आज कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है वो उस जगह पे डाल रहे हैं जहां पर आपको विकेट नहीं मिलेगा, बेसलेस है कहीं ना कहीं, ये नहीं है। बहुत अच्छा एक था, सोच था, समझ थी, हाँ भैया इस लाइन में दिक्कत हो रही है इन बैट्समैन को, तो मुझे इस लाइन पे खिलाना है। संदीप ने भी एज यूजुअल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत शानदार परफॉर्म किया। करण केसी, सोमपाल कामी, विक्रम सोम को जी हाँ थोड़ा ओवर नहीं, 4 ओवर ही उन्हें बिल्कुल थोड़े से ओवर और दिए जा सकते थे, लेकिन चलिए, लेकिन ओवरऑल फिर जैसे हमने कहा कि आप कह सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक ठाक बॉलिंग हुई है, अच्छी बॉलिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि 302 पड़वा दिया या 270 280 का स्कोर हो गया। 202 कंप्लीटली गेटेबल थे इस पिच पे, इस ग्राउंड पे कंप्लीटली गेटेबल थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बॉलर्स ने हमेशा अपना काम बेहतर किया है। मेरा फेवरेट स्पेल तो सोमपाल कामी का फर्स्ट स्पेल ही होगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए, 203 रन चेस करने थे नेपाल को, इतना टफ नहीं था, लेकिन जैसे हमें पता है कि नेपाल की जो बैटिंग प्रॉब्लम है वो हमेशा से लगातार रही है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैटिंग प्रॉब्लम कुछ भी रही हो, किस टीम की प्रॉब्लम नहीं होती कि आप किस तरह से शुरुआत करते हैं। शुरुआत की मैं बात करूँ यार, किस तरह से रही है, हमने नेपाल के लगातार सारे विकेट्स अपनी आंखों के सामने झड़ते हुए देखे, एक के बाद एक, हर थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप में। शुरू में मैं जानना चाहूंगा ओपनिंग और वन डाउन, जो अगर आप कहेंगे कि एरर वर्ड अगर आप यूज करेंगे बैटिंग में कहीं ना कहीं तो बुरा नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप पवन शराफ, कुशल गुर्तेल का पहले विकेट देखें, माफ कीजिएगा, कुशल का अगर पहले देखें, एक कदम आगे आए, आगे आकर उस लाइन पे खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं आप रॉन्ग लाइन कह सकते हैं, बिल्कुल लगा, एज लगा और सीधा बॉल स्लिप में बेहतरीन कैच वहां पर अहमद रजा की थी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके
बाद आप नेक्स्ट विकेट को देखिए, यहाँ पर लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट। यहाँ पर डेफिनेटली क्रेडिट बॉलर को जाएगा यार, जिस तरह की बॉल थी जुनैद सिद्दीकी की, पवन श्राफ और दीपेंद्र सिंह यारी को कमाल की बॉल थी। कुछ देर तक दोनों ही समझ नहीं पाए कि बॉल कहाँ पड़ी और कहाँ से उठी। कमाल है, और ये अचानक से बॉल उठती गई, बॉल जो पड़ी उसके बाद बैट्समैन लगाते आते वो बॉल उठती चली गई और फिर दोनों को लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो इस बॉल को खेलने का टैकल होता है, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है बिल्कुल। और बेहतरीन बहुत बेहतरीन दम पर उनको वो 2 विकेट मिले। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं दोनों में से ये कहूंगा कि दोनों ही लगभग अनप्लेबल थी, लेकिन जो दीपेंद्र सिंह यारी वाली बॉल थी वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा शानदार थी। कहते हैं हम कि जैसे ग्राफ में दिखाते हैं आपको, आपने कई सारे मैचेस में देखा होगा, बॉल जैसे ये पड़ी तो कुछ बॉल होती है वो ये जाती है ऊपर है इस तरह से, उन बॉलों में से वो बॉल थी। और स्पीड तो डेफिनेटली थी, सीन था, शानदार बॉल वो थी, इसका कोई जवाब भी दीपेंद्र सिंह यारी और पवन श्राफ के पास नहीं था। तो आज ओपनिंग चेंज थी तो पवन श्राफ भी कुछ खास कर नहीं पाए। चलिए 3 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए, शायद 12 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए थे नेपाल टीम के। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ज्ञानेंद्र मल्ला वापस से आए, रोहित पुड़ैल यार इस विकेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इस विकेट को मैंने खुद अपनी आंखों से लाइव देखा है, किस तरह से रोहित पुड़ैल को ट्रैक करके अहमद रजा ने आउट किया है और कासिफ दाऊद के साथ मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि जिस तरीके से फंसाया है यहाँ पर रोहित पुड़ैल। जी हाँ, उससे पहले डेफिनेटली रोहित पुड़ैल वही कर रहे थे जो मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी ने किया था, लीव कर रहे थे वो बॉल, और इसलिए वो बच गए थे। वो जो एकदम से हैवॉक क्रिएट हुआ था नेपाल टीम में चेस करते वक्त, वो कुछ देर के लिए रुक गया था क्योंकि रोहित पुड़ैल लगातार लीव कर रहे थे, वो बेहतर कर रहे थे और वो समझ गए थे अहमद रजा और प्लेयर्स भी कि इनको शायद इस बॉल में आउट नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा लीव कर रहे थे। उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने जब शॉट लेने के लिए, जी हाँ, जब देखते हैं शायद उन्होंने पढ़ लिया कि रोहित पुड़ैल इस तरह शॉट अच्छा ले रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कासिफ दाऊद से, यहाँ उन्होंने फिल्टर लगाया और कासिफ दाऊद से कहा कि भाई 2 इशारा किया। जी हाँ, फील्डर की तरफ इशारा किया, फील्डिंग की तरफ। जी हाँ, स्लिप में खड़े थे, उन्होंने फील्डर की तरफ इशारा किया कि 2, सिर्फ इतना 2 उंगली दिखाए। मैंने क्लियरली वो विजन वीडियो वो देखा है, वो उसका क्योंकि मैं मैच ही देख रहा था लाइव, उन्होंने 2 इशारा किया और उसकी अगली बॉल बिल्कुल वही आई कि रोहित पुड़ैल इस तरह से ही खेले और थोड़ा सा आगे वो बॉल गिरी, थोड़ा सा इस तरफ गिरी और वो बाल बचे। उसकी अगली बॉल भी वैसी ही आई और इस बार यानी उन्होंने ये इशारा किया था आउट होने से पहले कि 2 लगातार बॉल तुम्हारी तरफ आएगी, तैयार रहना। तो ये स्ट्रैटेजी, और आपने उसका बाद रिएक्शन देखा होगा कासिफ दाऊद का और अहमद रजा का कि ऐसा रिएक्शन था कि भाई हमने जबरदस्त ट्रैप में फंसा लिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बेहतरीन कप्तानी और बॉलिंग और फील्डिंग का जो वेब क्रिएट किया रोहित पुड़ैल को आउट करने के लिए, शानदार था। डेफिनेटली यही तो चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो कप्तान आप जो किसमें कैप्टनसी में एक आप अलग लेवल पे जाकर खड़े हो जाते हैं बाकी टीमों से। चौथा विकेट गया, रोहित पुड़ैल एक डिपेंडेबल प्लेयर जो लगातार फॉर्म में थे वो भी आउट हो गए। उसके बाद किस तरह से आप इनिंग को देखते हैं, ज्ञानेंद्र मल्ला आए, विनोद भंडारी आए, उसके बाद आरिफ शेख भी आए, कुछ पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन लगातार सब एक के बाद एक, कुछ अच्छे डिलीवरीज में, कुछ खराब शॉट्स में आउट होते चले गए। नहीं बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आरिफ ने, माफ कीजिएगा, आरिफ ने तो सीधा हाथों में कैच दे दिया। बैकफुट पे कट मार जा रहे थे, सीधा रोहन मुस्तफा कैच पकड़ा, फिर उन्होंने बहुत ही ज्यादा वो सीधा हाथों में चली गई बॉल, कहीं ना कहीं नीचे हो सकती थी तो चौका भी जा सकता था, लेकिन वो हाथ में गई। 15 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद विकेट का रुकना ही चालू, माफ कीजिएगा, विकेट का गिरना एक तरीके से चालू हो गया। आप सोमपाल कामी को देखें, उन्होंने कैच दिया। ज्ञानेंद्र मल्ला रॉन्ग लाइन पे खेलने गए, वो बॉल रोक नहीं सकते थे या सीधा भी खेल सकते थे, बॉल स्ट्रेट ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो रॉन्ग लाइन खेले और उनका भी विकेट जो है 30 रन पर उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं उस रनआउट के बारे में करना चाहूंगा। सोमपाल कामी और विनोद भंडारी जो वहां पे एक अच्छी बात है, जी हाँ, एक अच्छी बात है, जहां जहां तारीफ की बात है वहां तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि सच में अच्छा खेल वहां था। रोहित पुड़ैल ने जो लीव किया वो एक प्लस पॉइंट था उनका, उन्होंने मजबूर किया कि आप मेरे खिलाफ एक दूसरा प्लान अपनाएं, वो एक बहुत अच्छी जीत थी रोहित पुड़ैल की। दूसरी तरफ सोमपाल कामी और विनोद भंडारी ने हिटिंग करनी चालू कर दी थी, जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों इस तरह रन निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं दोनों में ये था भी, शायद बात हुई होगी कहीं बीच में कि चलो एक आध बाउंड्री का ट्राई जरूर करेंगे, स्कोर बन रहा था। लेकिन उसके बाद विनोद भंडारी या बिल्कुल इस तरीके से रन आउट हुए कि डेफिनेटली वहां पर एक शॉट लिया गया और सबसे बड़ी बात है वहां पर 2 रन थे,
डेफिनेटली थे, यहाँ हम भी मानते हैं, वहाँ 2 रन हो जाते हैं, फाइनल अच्छे खासे 2 रन वो हाँ। बहुत जरूर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब दूसरे रन के लिए उधर से विनोद खन्ना तेजी से आ रहे थे, जब वो निकल गए थे, उसी वक्त सोमपाल कामी ने उन्हें हाथ दिखा दिया था 2-3 बार। वो लगातार हमने भी देखा कि वो 2-3 बार लगातार उन्होंने रोकने की कोशिश की, मत लीजिए, लेकिन विनोद भंडारी की नजर बॉल की तरफ थी, सोमपाल कामी की तरफ एक भी बार नहीं गई। जब तक सोमपाल कामी की तरफ गई तब तक वो बहुत आगे निकल गए थे और इतनी देर में वहां रन आउट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली कहना होगा जजमेंट ऑफ एरर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत विनोद भंडारी की तरफ से एरर रहा है कि उन्होंने सोमपाल कामी के हाथ की तरफ नहीं देखा, सिर्फ बॉल की तरफ ध्यान था। क्योंकि आपको इस तरह की सिचुएशंस में अपने पार्टनर की तरफ देखना भी जरूरी, डेफिनेटली बॉल की तरफ देखना, लेकिन आपको बॉल को लगातार नहीं देखते रहना है। बॉल को आपने देखा फील्डर कितनी दूरी में, तुरंत फिर अपने पार्टनर की तरफ देखिए, लेकिन वो लगातार देखते रहे, इसकी वजह से खराब जजमेंट और आउट हो गए। और पूरी की पूरी टीम उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ही लो स्कोर भेजे, 103 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लास्ट विकेट को छोड़कर लगभग सारे विकेट 9 के 9 विकेट हमने देखे जिस तरह से गिरे हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग हुई है यार, यूएई की बॉलिंग को भी फुल क्रेडिट देना होगा। शुरू की जो विकेट्स गिरे हैं वो खराब शॉट्स की वजह से नहीं गिरे हैं, वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की वजह से गिरे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आप ऊपर के विकेट ले लीजिए, कुशल के ले लीजिए, दीपेंद्र के, पवन श्रॉफ जी, रोहित पुड़ैल के, रोहित पुड़ैल का तो अच्छा प्लान किया। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार प्लानिंग रही है बॉलिंग में, बहुत शानदार एक कहना होगा कि कप्तान की तरफ से भी बहुत अच्छा बॉलर के साथ कांटेक्ट में आकर बॉलर के साथ एक प्लान को एग्जीक्यूट कर ये अच्छा प्लान बनाया कि प्लान के साथ भी फंसाया और बॉलिंग के साथ भी फंसाया। तो आज दोनों में जीत मिली है यूएई को और ओवरऑल जीत भी मिली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कल जो पीएनजी के खिलाफ जो लास्ट मैच में हार मिली थी यूएई को, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंट थी टीम। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट जरूर किए हैं, तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स उनके लिए हैं और लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए अब उनके लिए थोड़ा सा ब्रेक जरूर है। एंड यूएई की जीत की हमने बात कर ली, क्या लगता है आपको नेपाल की हार की सबसे बड़ी कारण उनकी लगातार बैटिंग ही रही है? लेकिन इस मैच की अगर मैं स्टिक टू बात करूं, स्ट्राइक रोटेशन फिर से वो प्रॉब्लम थी जो हम लगा मैच में कहा था। स्ट्राइक रोटेशन नदारत था, 10-10, 7-7, 8-8 ओवर में 2-2, 3-3 रन, 4-4 रन ऐसे बन रहे थे, तो वहाँ स्ट्राइक रोटेशन का तो बात ही नहीं उठता है। क्या आपको प्रॉब्लम नजर आई है? बॉलर्स ने फिर आपने टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया, बैट्समैन ने फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट कर। नहीं, देखिए ये तो खैर लड़ाई है नेपाल के साथ। कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेशन तो बहुत ही कम नजर आता है कहीं ना कहीं, और प्लेयरों में भी एक डर घुस जाता है कहीं ना कहीं कि अब हम क्या करेंगे, हमसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके का माइंड में घूमने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ चौका मारूं या नहीं, चौका मार के आउट तो नहीं हो जाऊंगा, इस सोच में वो सच में आउट हो जाता है। शायद ये कह सकते हैं कि उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी पे ही भरोसा नहीं है कि हाँ भाई कैपेबिलिटी कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता शायद। तो इस तरीके का माइंडसेट है कहीं ना कहीं, इस वजह से वो डॉट बॉल इतनी खेलते हैं और उसमें प्रेशर बनता रहता है। तो इस पे यही रीजन नजर आता है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बहुत पहले ही बहुत सारी चीज़ें कही है नेपाल टीम को लेकर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ख़राब चल रही है, क्या क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन वो सारी चीज़ें दरकिनार की गई है इस पूरी टूर में। उसको इंटरनेशनल सीरीज में, क्वालिफायर्स में नतीजा आपके सामने है। अब आप इसे सही समझे ना समझे, लेकिन जो चीज़ का हमें डर था एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही है और उसी तरफ नेपाल की टीम बढ़ रही है। अगर ये टीम सही वक्त पर, सही मौके पे अगर ये टीम अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसमें सुधार करना नहीं शुरू हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए प्लीज। आप अगर आपको मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड मिलती रहे। मैच रिव्यूज, पोस्ट मैच एनालिसिस, सारी अपडेट्स हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। एंड अहमद रजा ने 50 विकेट ले लिए हैं वनडे इंटरनेशनल में, क्या कहेंगे? बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने देश के लिए किया है और करना है और करते रहिए अपने नेशन के लिए, और इससे बड़ी बात तो कुछ होगी ही नहीं।